नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कविंद्र और इस वक्त आज की बड़ी खबर, अयोध्या भूमि विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए ये बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में साफ है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 3 सदस्यीय पैनल गठित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस FM कालीफुला इस पैनल के अध्यक्ष होंगे और समिति के अन्य मध्यस्थों में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पांचू शामिल हैं। कोर्ट ने फैजाबाद में ही मध्यस्थता को लेकर 1 हफ्ते के भीतर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जब तक बातचीत का सिलसिला चलेगा, पूरी बातचीत गोपनीय रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए बने पैनल को प्रगति रिपोर्ट सौंपने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही निर्देश दिया कि मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इस मामले में ये जो पूरी प्रक्रिया है ये इन कैमरा होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केस की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है। और इससे पहले बुधवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह केवल जमीन का नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा मसला है। अदालत ने कहा था कि इसका हल दोनों ही पक्षों को बातचीत के जरिए निकालना चाहिए। अयोध्या मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जो पहले हुआ उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं और अब विवाद क्या है हम उस पर बात कर रहे हैं और इसीलिए कोर्ट चाहता है कि आपसी बातचीत से इसका हल निकाला जाए। और इस मसले को और समझेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं और कानून के जानकार हैं। कपिल साकला साहब हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्वागत है। पीयूष सिंह हमारे साथ हैं, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपका भी स्वागत है। साथ ही रविंद्र शिवराण हमारे साथ होंगे, हमारे संवाददाता। कपिल जी, जिस तरीके से पूरा मसला है और एक इंतजार था और जब पिछली सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर 1% भी चांस है, उम्मीद है, तो मध्यस्थता के रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। अब आज जबकि ये पूरा विस्तृत डिटेल फैसला है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी, पहले मैं एक बात बता दूं कि जो मीडिएशन प्रोसेस होता है वो कॉन्फिडेंशियल ही होता है। वो उसे इन कैमरा ही बोला जाता है। जो उसकी रिपोर्ट होती है वो भी पार्टीज को भी नहीं दी जाती है, वो सील कवर में कोर्ट के पास जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना कि इन कैमरा होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल मीडिएशन प्रोसेस, कॉमन प्रोसीजर है। कॉमन प्रोसीजर है। दूसरी बात, 4 बार पहले मीडिएशन ट्राई करी जा चुकी है। उसमें से एक बार श्री श्री रविशंकर जी ने भी ट्राई करी थी, शंकराचार्य जी ने करी थी, चीफ जस्टिस जो कहर साहब थे उन्होंने एक बार ऑफर करा था और एक बार चौथी बार भी विश्व हिंदू परिषद और आई थिंक शिया जो थे वो बैठे थे और उन्होंने डिसाइड करा था कि कोशिश करेंगे। लास्ट स्टेज पे टूट गया था। तो मीडिएशन पहले भी बहुत बार हो चुकी है। अब 70 साल से जो केस चल रहा है या जो इशू है आपके सामने, वो एक तरह से डिसाइड हो सकता था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो जो मैंने एक और फोरम में कहा था कि सिर्फ ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं, क्योंकि इसमें करोड़ों लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, पर अगर बोला भी तो एक तरह से बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो किसी की भी प्रॉपर्टी ली जा सकती है और उसको कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। परंतु अब आपके सामने ही है, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि इसमें आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, तो सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं माना जा सकता। तो उसमें जब आप मीडिएशन की बात करते हैं तो कितने लोगों को जोड़ा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ जो पार्टीज हैं कोर्ट में, सिर्फ उनको तो नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि हर आदमी जो उससे इफेक्टेड होगा उसके पास राइट है मीडिएशन प्रोसेस में अपने आप को पार्टिसिपेट कराने के लिए। तो क्या ये समझा जाए, या जो मैं अब तक समझ रहा था कि जो 3 इसमें पार्टियां थी प्रमुख तौर पर, ये मीडिएशन उन तीनों के बीच ही होना था और उन्हीं के बीच होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें तमाम जो और लोग हैं वो जुड़ सकते हैं? ये तो ऑब्जर्वेशन भी है ऑनरेबल जजेस की कि अगर मीडिएशन में मीडिएटर्स को लगता है कि किसी और आदमी को जोड़ा जाना चाहिए तो जोड़ सकते हैं। और ये बाय लॉ एक तरह से मैंडेटरी तो नहीं करेंगे, पर ये बोलेंगे कि ये पहले भी हो चुका है, इसमें प्रीसिडेंट्स हैं कि अगर एक सोल्यूशन लेकर आना है, आप नहीं चाहते कि यार 3 लोगों ने कुछ रिजॉल्व करा, अगर ये एक बहुत बड़ा मैटर नहीं होता, 3 लोगों ने रिजॉल्व करा, कल चौथा आदमी आके लिटिगेशन कर दे जिसके राइट इन्फ्रिंज होते हैं, इफेक्ट होते हैं, जिसको किसी भी तरह से उस ऑर्डर से कुछ लाइबिलिटी, कुछ नेगेटिविटी, कुछ और इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इस वजह से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मीडिएशन में वो व्यक्ति जो कि कोर्ट में नहीं है, कोर्ट अपने इनहेरेंट राइट में उसको भी बुला लेता है और
ऑर्डर 23 रूल 3 जिसका हवाला दिया गया है, जिसके अंदर सीपीसी में, जिसके अंदर ये सेटलमेंट प्रोसेस अगर हो जाता है तो ये सेटलमेंट प्रोसेस को लिखा जा सकता है और एक डिक्री में कन्वर्ट करा जा सकता है। उसमें वो सारे लोग जो इफेक्टेड हैं भी पार्टी बन जाएंगे कि उनके राइट्स भी रिजॉल्व हो गए। तभी कहते हैं क्वाइटस दिया गया, उसको एंड कर दिया गया, अब लिटिगेशन खत्म हो गई। तो उस तरह से अगर आप उस नजर से देखें तो ये मीडिएशन प्रोसेस 4 हफ्ते या 8 हफ्ते का नहीं है। 4 हफ्ते में आपने रिपोर्ट फाइल करनी है, 4 हफ्ते में क्या रिपोर्ट फाइल कर पाएंगे और 8 हफ्ते में क्या फाइनल रिपोर्ट कर पाएंगे कि मीडिएशन हो गया या नहीं हुआ। तो जो एक डर है, जो एक हजारों करोड़ों लोग आज सोचते हैं कि ये मैटर ठंडे बस्ते में जा रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि ठंडे बस्ते में जा रहा है। आपको भी ऐसी आशंका है कि जिस तरीके का प्रोसेस अगर ये फॉलो किया जाएगा तो ये 4 या 8 हफ्ते, 4 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट देनी और 8 हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट? जी, ये जजेस की मंशा है, जो उन्होंने ऑर्डर पास करा है उसमें लिखा है। क्वेश्चन ये है कि फैजाबाद में आप मीडिएशन प्रोसेस करवा रहे हैं, मीडिएशन प्रोसेस में कितने लोग इन्वॉल्व हैं और उनके कितने इश्यूज इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो है नहीं कि लोगों ने अपने कागज दिखाए, बोले कि भैया ये मेरे बाप दादाओं की, तो इसमें तो बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही एक ऑर्डर में आया हुआ है और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर उसमें भी आया हुआ है कि ये बात तो सच है कि इस मस्जिद से पहले यहां पे एक मंदिर था, वो श्री राम लल्ला का था या नहीं था वो नहीं मालूम, श्री राम लल्ला यहां पैदा हुए थे नहीं मालूम, पर मंदिर जरूर था। उस मंदिर के ऊपर ये मस्जिद बनी है, ये बात भी है। तो पीयूष, मैं थोड़ा सा और इसको अगर आगे ले जाना चाहूँ, और जो पूरा विवाद है, क्योंकि 2.77 एकड़ भूमि का जब ये विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और जैसा कि कपिल कह रहे हैं, 2 बातें मैं थोड़ा सा कि एक तो ये कि अब जब ये मध्यस्थता की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है, ये मामला सिर्फ उस जमीन के बंटवारे, उसके हक को लेकर शामिल रहेगा, पक्षकार जो हैं जो तमाम ऐसे होंगे मध्यस्थता के लिए, या फिर ये कहीं जो आस्था है वो भी इसमें सिमटेगी और वो उसका दायरा कहां तक जाएगा। और दूसरे, ये 3 जो पक्ष हैं, इसके अलावा अगर कोई और शामिल होता है, और जो पुराना मैं कहूं कि अगर इस तरह के केसेस रहे मध्यस्थता को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, तो फिर ये दायरा कहां तक जाएगा और क्या वाकई मुमकिन है 8 हफ्ते में? जी देखिए, पहला अगर मेरे को सवाल का उत्तर देना है कि क्या ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहेगा या सिर्फ टाइटल डिस्प्यूट रहेगा, तो इसका जो हम देख रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है। तो 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक लीगल जजमेंट दिया, लेकिन उसको भी मैं कहूँगा एक तरह से मीडिएशन की तरह बांट दिया गया इलाहाबाद के लीगल जजमेंट में भी, क्योंकि 1/3 जमीन दी गई रामलल्ला को, 1/3 दी गई सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 1/3 जमीन देगी निर्मोही अखाड़ा को। तो आप देखेंगे 1/3 देने का जो लीगल बेसिस था वो जजमेंट कितने 100 पन्नों का था, बट उसमें भी तीनों पक्षों को देते हुए कि हमने आप तीनों की बातें सुनी और आप तीनों में बराबर हमने बंटवारा कर दिया। उसके तहत ये सारी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। तो जहां तक बात है मध्यस्थता की कि किस तरह का फैसला रहेगा, क्या सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहेगा या आस्था से रिलेटेड रहेगा, मेरा मानना है जिस तरह के मीडिएटर्स अपॉइंट किए गए हैं, श्री कलीफुल्ला जी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, श्री रविशंकर, श्री राम पंचो जी को जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो ना कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो एक इंटरनेशनल मीडिएटर हैं जो जाने जाते हैं मध्यस्थता कराने के लिए, और उन्होंने काफ़ी बड़े कमर्शियल और सिविल मैटर्स का डिस्प्यूट रिजॉल्व किया है। मैं कपिल जी की बात ठीक है कि ये सिविल या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है जिसमें मध्यस्थता हो सके, लेकिन मेरा एक इसमें मानना है कि इसमें खोने वाली कोई बात नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मीडिएशन के लिए रेफर किया। देखिए 8 हफ्ते का समय दिया गया है इसमें मीडिएशन करने के लिए। कपिल जी ने कहा जैसे कि 4 बार मीडिएशन ऑलरेडी हुई है, बट वो चारों बार एक इनफॉर्मल प्रोसेस में हुई है, किसी भी कोर्ट ऑर्डर के तहत आज तक इसमें मीडिएशन कभी भी नहीं हुई ना। यहाँ पर एक फॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत फॉर्मल मीडिएटर्स अपॉइंट होकर एक फॉर्मल तहत एक प्रोसीजर के तहत 8 हफ्ते का समय दिया गया है मीडिएशन करने के लिए। अब ये मुद्दा आता है कि उसमें क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी डिवाइड की जाएगी, क्या उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कौन ओनर है, या इस इशू को आस्था का इशू माना जाएगा। आप कभी भी इस देश के अंदर देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को मेरिट पर डिसाइड किया होता, जहां पर भी कमर्शियल मॉनेटरी किसी भी तरह का आप जजमेंट आता है या वो नियम सरकार बनाती है, सुप्रीम कोर्ट बनाता है, इस देश की जनता, मेरा मानना है, आप डिमोनेटाइजेशन ले लीजिए, कड़वी दवाई जिसको सरकार ने कहा गया जो जरूरी थी, उसमें कितना भी रिवोल्ट हुआ हो लेकिन जनता ने पूरा सहा, डिमोनेटाइजेशन 1.5 महीने चला, उसके बाद आज तक हम देखते आ रहे हैं। या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट हो आधार कार्ड से रिलेटेड या बैनिंग लिकर जो शॉप्स थी 500 मीटर हाईवे से लेते, तो वो सारे जजमेंट एनजीटी ने ऑर्डर किया ऑफ बैनिंग डीजल व्हीकल। लेकिन जहां सबरीमला का इशू आया, जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 1-1.5 महीने के अंदर जहां इस देश के लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जाता है या लोगों को लगता है कि आस्था के साथ इंटरफेरेंस किया जाता है, वहां चाहे वो जजमेंट किसी का भी हो, उसको इंप्लीमेंट करना ग्राउंड पे बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इसके अंदर मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत सराहनीय जजमेंट, ये ऑर्डर है मेरे हिसाब से कि मीडिएशन में रेफर करना। देखिए, दो अब रास्ते हो सकते हैं इसके अंदर, मीडिएशन जरूरी नहीं है सक्सेसफुल हो, तो ये अगर मीडिएशन सक्सेसफुल होती है तो मेरे हिसाब से इज गोइंग टू बी अ विन विन फॉर्मूला। इसमें से सारी पार्टियां जीत के निकलेंगे। अगर मीडिएशन सक्सेसफुल हुई, सब पार्टियां एक मत में आके अगर मीडिएशन मान लेती हैं, और तो इस इशू का जो अब मैं कहूंगा 19th सेंचुरी से 1855 से इशू पे विवाद चल रहा है, तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इशू होगा, जहां पे हर धर्म, हर समुदाय का आदमी ये फील कर सकेगा कि उसने इसके इशू के अंदर एक हर आदमी की सुनवाई हुई और एक एमिकेबल रेजोल्यूशन हुआ। लेकिन पीयूष, जो कपिल कह रहे हैं वो भी अहम है कि जब इससे पहले 4 बार हमने वो प्रयास किए हैं जी, और उन प्रयासों में और अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये हो रहा है जी, तो क्या पक्षकारों के व्यू में बदलाव आ जाएगा, उनकी सोच में बदलाव आ जाएगा जी, बदलेगा क्या अगर सुप्रीम कोर्ट वहां पर तटस्थ की भूमिका में है और उसकी निगरानी ये होगा, जब हमने पिछले 4 बार इसके नतीजे हमारे सामने हैं? देखिए, पर्सपेक्टिव चेंज होने में समय नहीं लगता है कविंद्र जी। मेरा मानना है हर 2 साल में, हर 5 साल के अंदर आदमी का, कम्युनिटी का, चाहे रिलीजियस सेंटिमेंट हो, हम ये जरूर मान सकते हैं कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। आज की डेट में एक जनरेशन का व्यू पॉइंट आना शुरू हो गया कि किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट का हो, हम उस जमीन के ऊपर कई लोगों के व्यू पॉइंट्स आए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली का व्यू पॉइंट आया कि उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। देखिए, देश के अंदर जो समस्या है, हम ये नहीं कह रहे कि रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स है उसके साथ खिलवाड़ किया जाए, लेकिन आने वाले समय के अंदर जिस तरह से लोगों की जिस तरह से लोग एक परसेप्शन होता है लोगों का, मेरा मानना है कि अगर 4 बार मीडिएशन फेल हो चुका है तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि 5वीं बार भी फेल ही होगा। तो हमें पॉजिटिव व्यू पॉइंट के साथ चलना चाहिए। क्वाइट पॉसिबल, अगर सुप्रीम कोर्ट का विश्वास है, लोगों की आस्था का विश्वास है, तो इसको मध्यस्थता के तौर से डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। कपिल, क्या एग्री कर रहे हैं आप पीयूष से? और जब मैं कह रहा हूं कि अगर हम 5वीं बार ट्राई कर रहे हो, ट्राई करने में कोर्ट ने भी कहा कोई हर्ज नहीं है, प्रयास करना चाहिए, 1% चांस, बिल्कुल 1% चांस भी हो, लेकिन जब 3 या 4 बार पहली बार हमने प्रयास किए थे, उसमें ऐसा क्या बदलाव आप देखते हैं या देखना चाहेंगे ताकि इस बार अगर मध्यस्थता हो रही है और आगे बढ़ रही है तो वो नतीजे तक पहुंचे? क्या उसके लिए जरूरी पॉइंट्स जो आपको लगता है कि इस बार एन और होंगे? देखिए, पीयूष जी ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने यही बोला मीडिएशन है तो चांस देना चाहिए, बात सही है। पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए और उससे पहले भी ये बोला जाता था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप ये बात समझिए। दूसरी बात, आप ये बोलते हैं कि एक जेंटलमैन ने कहा वहां पे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना देते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप रेस्टोरेंट बना दीजिए, आप जो भी बना दीजिएगा, पर इशू क्या है? कोर इशू जो लोग नहीं कहते हैं वो ये है कि करोड़ों लोगों की आस्था ये है कि श्री राम लल्ला वहां पैदा हुए थे। वो ये नहीं है कि वहां पे एक भव्य मंदिर था या कोई एक बहुत सुंदर हिंदुओं का कुछ और था, कि वहां पे वो पैदा हुए थे तो वो जगह स्पेशल हो जाती है। फॉर अ मॉस्क वहां पे कुछ चीज स्पेशल नहीं मानी जा सकती एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वहां पे एक मॉस्क था। तो अगर आप आस्था की बात करें, सिर्फ आस्था की बात करें, तो कॉम्प्रोमाइज या कंसेशन क्या हो सकता है कि क्योंकि हिंदुओं का मानना है, करोड़ों हिंदुओं का मानना है कि वहां पे श्री राम लल्ला हमारे भगवान पैदा हुए थे, तो ग्रेस क्या है कि आप बोले ठीक है, हम एक ऑल्टरनेट साइट दे दीजिएगा जहां पे हम अपनी मॉस्क बना लें, या आप हमें कॉम्पनसेशन दे दीजिएगा कि हम अपने आप बना दें, या आप बना दें, या व्हाटएवर इट इज। कॉम्प्रोमाइज क्या है? कॉम्प्रोमाइज ये तो नहीं हो सकता कि जी श्री राम लल्ला यहां पैदा जरूर हुए होंगे पर आप कहीं और मंदिर बना दें, क्योंकि मंदिर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो साइट इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते पूरा का पूरा विवाद उठा है। एब्सोल्युटली। मैं किसी और फोरम में था जहां पे एक जेंटलमैन थे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के, जिन्होंने ये कहा कि जो हम मुस्लिम्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। देखिए, हम कॉम्प्रोमाइज कैसे कर रहे हैं कि हमने मीडिएशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक्सेप्टेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, ये एक्सेप्टेंस डिले करने का एक जरिया और हो गया। क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते तो आप ये मानते कि ठीक है, ये माना गया है, ये हमने भी कंसीड कर दिया कि यहां पे एक मंदिर था, हमें नहीं मालूम यहां श्री राम लल्ला पैदा हुए नहीं थे, पर क्योंकि हजारों करोड़ों लोग मानते हैं कि ये जगह स्पेशल है उनके लिए, तो हम अपनी मॉस्क कहीं और बना दीजिए, आप हमें जगह दे दीजिए, आप हमारे लिए मॉस्क बना दीजिए या हम बना देंगे, हमें कॉम्पनसेशन। ये अंडरस्टैंडेबल है, ये कॉम्प्रोमाइज की तरफ एक सही डायरेक्शन है, पर आज की डेट में वो भी ये बात कंसीड नहीं कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए मीडिएशन क्या हुई। आप बोलते हैं 4 हफ्ते में 3 बहुत ही दिग्गज लोग आपसे बोलेंगे कि चलिए बैठ के हम कोशिश करते हैं मीडिएशन करें। मेरा एक मानना है कि जो हमारी मीडिया है, जो हमारा प्रेस है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज होती है कोर्ट में, कोर्ट के बाहर, पॉलिटिकली, तो उसे एक माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। मीडिया यही काम करती है। आप जब उस मीडिया को ताला लगा दें, आप बोले कि ये 4 हफ्ते या 8 हफ्ते इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, इंटेंशन बहुत अच्छी है,
मेरा डर यह है कि जो उस माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन नहीं हो रही, वो माइक्रोस्कोप हट जाएगा तो रेजोल्यूशन के चांस एकदम खत्म हो जाएगी। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। क्योंकि मैं भी देख रहा था सोशल साइट्स पर कई सारे जो अलग अलग मैं कहूँ मंच हैं, वहाँ पर जो राय निकल रही है उसमें थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा। लोग कह रहे हैं कि जो बात पीयूष भी कह रहे थे कि जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में फैसला दिया और जिस तरीके का फैसला था वो डिस्प्यूट से ज़्यादा मध्यस्थता का एक रास्ता था। आपने 3 हिस्सों में जमीन को बांट दिया। लोग ये कह रहे हैं कि फिर उससे अलग विकल्प क्या है मध्यस्थता के, यानी कि मध्यस्थ क्या विकल्प देगा इन 3 पक्षों को, मैं उस पर थोड़ा समझना चाहूंगा। एग्जैक्टली मैं भी आपको ये कह रहा था कि इससे ज्यादा मीडिएशन कुछ नहीं कर सकती, जो कि पहले ही एक बार डिसाइड हो गया। अब मीडिएशन या सेटलमेंट ना 2 तरह की होती है। एक होती है विन विन, सारी पार्टीज खुश होकर जाती है हम जीत गए, और एक होता है लूज लूज, कोई भी पार्टी खुश नहीं होती है, कहती है कि ये हमारे हक का फैसला नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो फैसला था वो लूज लूज फैसला था, कोई भी पार्टी खुश नहीं थी, सारी की सारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आ गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बहुत ही बड़े, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नोन, बहुत ही रिस्पेक्टेड लोगों को मीडिएटर बना दिया है। पर क्या वो इसके बियॉन्ड जा सकते हैं? या कोई भी पार्टी ये बोल सकती है, क्या जो श्री राम लल्ला वाले हैं वो कह सकते हैं कि जी हम मानते हैं यहाँ पे श्री राम लल्ला पैदा हुए थे, पर कोई बात नहीं, हम कहीं और अपना मंदिर, ये हो नहीं सकता। और जिनकी मॉस्क है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हम ये जगह छोड़ने को तैयार हैं। वो कहते हैं क्योंकि बाबर ने बनाई थी, हिस्ट्री गवाह है, अब ये यहीं पे रहेगा। तो रेजोल्यूशन क्या हो सकती है? रेजोल्यूशन मेरे हिसाब से कोर्ट से हो सकती है। और देखिए बहुत तगड़े फैसले, बहुत इंपॉर्टेंट फैसले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करे हैं, ट्रिपल तलाक के लिए भी करे हैं, फैसले आए हैं, एक्सेप्ट हुए हैं, कड़वी दवाई भी रही है पर एक्सेप्ट हुए हैं। हम आज भी अपनी जुडिशरी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये हमारी डेमोक्रेसी की पहचान है। तो मेरे ख्याल से कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को एक फाइनलिटी दे देती, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं मीडिएशन तो चलेगा पर जो लिटिगेशन प्रोसेस है वो भी साथ साथ चलेगा। तो इसमें अब आप एक इनकॉन्ग्रुएंस, एक कट आ गया है, क्योंकि मीडिएशन जो चलेगा वो शायद पेट्रोल का काम करेगा टू लिटिगेशन, और जो लिटिगेशन होगी उसमें मीडिएशन की प्रोसेस की बातें कहीं ना कहीं निकलेंगी, निकलना लाजमी है, बहुत नॉर्मल है। इफेक्ट आप करें वहां पर भी एग्जैक्टली तो इस वजह से दोनों प्रोसीडिंग्स और दोनों प्रोसीजर्स इफेक्ट होंगे, ये मेरा मानना है। ये जो मैंने इतने सालों में कोर्ट में देखा है, मेरे ख्याल से अगर मीडिएशन होता तो प्योर मीडिएशन होता, जो इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होता कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डे टू डे हियरिंग करके इस मैटर को एक तरह से एक फाइनलिटी दे देती और इसी तरह से कुछ ऑर्डर कर देती कि देखिए, क्योंकि आस्था ये कहती है और आप भी मानते हैं कि यहाँ पे मंदिर था, तो इस आस्था के चलते हुए यहाँ पे मंदिर बनने दीजिए। आपको हम सरकार को ऑर्डर करते हैं या आपको एक ऑल्टरनेट साइट देते हैं, उतनी ही खूबसूरत साइट देते हैं, वहां पे आप बनाइए। पीयूष, वाकई क्योंकि जब मीडिएशन की बात आ रही है और 2010 के अगर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को देखें, उससे अलग विकल्प क्या है? क्योंकि कई लोग ये लिख रहे हैं और समझना भी चाह रहे हैं कि असल में उससे अलग जो तमाम पक्ष यानी कि मुख्य 3 जो पक्ष हैं और उसके अलावा अगर बाकी पक्षों को जोड़ेंगे इस, क्योंकि अगर ये आस्था का सवाल जोड़ रहा है तो उसमें सभी की आस्था जुड़ी हुई है, कई सारे और मोर्चे मंच वहां पर खड़े होंगे तो फिर विकल्प के तौर पर ऐसा क्या है जो आप पेश करेंगे उनके सामने? देखिए, विकल्प कुछ भी रह सकता है इस केस में। अब आप देखेंगे, जैसे कपिल जी ने राइटली कहा कि रामलल्ला की ये भूमि मानी गई है, जन्मभूमि मानी गई है। 3 वर्ल्ड के, अगर हिंदुज़म को मैं अभी वर्ल्ड के मेजर रिलीजन से अगर एक्सक्लूड कर दूं तो बाकी 3 रिलीजन्स के बारे में जो मेन एक सिटी है जहाँ से वो तीनों रिलीजन का डेवलपमेंट माना जाता है, जेरूसलम में, विच इज़ इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। तीनों धर्म एक जगह से, आप मैं कहूँगा, रिलीजन का जन्म हुआ। और वो आज की डेट में भी वो सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, हम इसराइल का पैलेस्टीन का जो हिस्सा कहेंगे जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, एवरी डे उसका जब कन्फ्लिक्ट हो रहा है, लोग हज़ारों की मात्रा में मारे जा रहे हैं और वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन चुका है उसके अंदर। तो ये डिस्प्यूट जो हम कहते हैं कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट ही है और लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। हमें ये भी मानना पड़ेगा वो करोड़ों लोग चाहते क्या हैं, इस देश के असली मुद्दे क्या हैं, इस देश का क्या, एक जो आदमी जिसको एक मेल न्यूट्रिशन से बच्चा मर रहा है या जो लोगों को गरीबी खाने के लिए रोटी नहीं है, इस देश के अंदर जहाँ एजुकेशन की बेसिक फैसिलिटी नहीं है, इस देश के अंदर जहाँ पे हम अब भी सुलभ शौचालय के लिए कह रहे हैं घर घर में आप शौचालय बनाइए, ये हमारे देश की प्रायोरिटीज़ हैं आज की डेट में। हमें वास्तविकता जो हमारी रियलिटी है देश की, हमें दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे में रह के हम देश की रियलिटी से आंख नहीं बंद कर सकते। देश के जो असली मुद्दे हैं, मेरा मानना है वो अलग, बाकी में हम बार बार अपने पुराने डिस्प्यूट्स अगर हम खोलना चाहें कि वृंदावन में कौन सी डिस्प्यूटेड ज़मीन है जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ या किसी और भगवान का जन्म हुआ, तो इस देश के अंदर आप कई जगह पाएंगे जहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हो सकते हैं। ये अयोध्या इज़ नॉट ओनली द डिस्प्यूट जहाँ पे लैंड डिस्प्यूट चल रहा है किसी की आस्था को लेके।
और जब हम कहते हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, हमें ये जानना पड़ेगा कि करोड़ों लोग इस देश में चाह क्या रहे हैं। जब 1000 फार्मर्स इस देश के अंदर ऑन एन एवरेज, मैं बता रहा हूँ, पिछले आप 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, विच इज मोर देन 1000 फार्मर्स, किसान यहाँ का सुसाइड कर रहा है, यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन से बच्चे मर रहे हैं, यहाँ के अंदर फीमेल फिटिसाइड हो रहा है। आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट कैंपेन चला रही है बेटी बचाओ और देश बचाओ, यहाँ पे अब भी एक सुलभ शौचालय के लिए लड़ाई हो रही है। तो देश की आस्था बहुत जरूरी है यहाँ पे हमारे देश को, अगर हम विकसित देशों की बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, यूएस में भी है, इजराइल में जुडाइज्म है। क्या यूनाइटेड स्टेट्स बार बार आके कहता है कि यहाँ पे जेरूसलम में हमारे भगवान का जन्म हुआ था, हम यहीं से अपना सारा इस लैंड के लिए लड़ाई करते रहेंगे? वो भी सपोर्ट करता है। यूरोप में भी क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं। यहाँ जो एक पक्ष है वो ये कहते हैं कि जब हम कोर्ट के चौखट पर दस्तक देते हैं जी, तो हम लीगल व्यू चाहते हैं, हम भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं चाहते हैं। और क्या यही वो वजह है जिसके चलते मैं बार बार सवाल खड़े कर रहा हूं कि मध्यस्थता में आप पहुंचेंगे कहां पर? क्योंकि जब कोई भी पक्ष या कोई भी एक पक्ष, में किसी एक पक्ष का नाम नहीं ले रहा हूं, वो बार बार ये कहे कि मैं लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर उसमें दावा कर रहा हूं, तो फिर वहां पर भावनाएं क्या उस लीगल डॉक्यूमेंट को ओवरकम कर सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में? कारण क्या है? राइट टू रिलीजियस एंड रिलीजियस प्रैक्टिस भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लोगों का। तो जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, अगर इरेस्पेक्टिव टाइटल डिस्प्यूट है, देखिए उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी यही है कि चाहे किसी का भी दावा, सरकार और द गवर्नमेंट हैज अ राइट ऑफ एमिनेंट डोमेन। किसी भी जमीन के अंदर, जो देश के अंदर जमीन है, सरकार का पहला हक है उसके अंदर। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ये बिल्कुल है, लेकिन वहां पे लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फंडामेंटल रिलीजियस प्रैक्टिस भी है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो अगर दोनों राइट्स हैं और दोनों कन्फ्लिक्टिंग राइट्स हैं, आप ये देख लीजिए, जिस तरह के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर पहली बार निर्मोही अखाड़ा ने 1853 के अंदर क्लेम किया था कि इसमें से आधी जमीन हमारी है, जहां से डिस्प्यूट शुरू हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम। अंग्रेजों के टाइम पे उन्होंने अपना दावा पेश किया था। 3 बार से 1853 से ये 1949 तक लिटिगेशन चला। जब देश आजाद हुआ 1949 के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट ने इस साइट को, डिस्प्यूटेड साइट को पूरा कहा कि इसको लॉक कर दिया जाए और इसको डिसाइड किया जाएगा कोर्ट केस के तहत। कई बार राउंड ऑफ लिटिगेशन हो चुका है, निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इसके अंदर। उसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का, हम कहते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट्स देख के इस पे कुछ भी जजमेंट कर देता है सुप्रीम कोर्ट। मैं कहता हूं किसी भी पक्ष के फैसले में कर देता है। क्या देश की एक, हम देश के अंदर अलग अलग धर्म से, अलग अलग समुदाय से इस देश के अंदर हम लोग रहते हैं, हम कहते हैं ये धर्म निरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है। क्या एक सेगमेंट ऑफ लोगों की आस्था, मैं कहता हूं किसी भी तरफ जजमेंट आए, क्या वो जजमेंट लोगों को एक्सेप्टेड होगा? मैं कहता हूं बिल्कुल हो, इट वुड बी अ वेलकम स्टेप। लेकिन अगर मीडिएशन से इसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकल सकता है, जहां पे अगर सारी पार्टियां बैठ के इसको एक मीडिएशन, और जब आपने पूछा कि मीडिएशन क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी बराबर बांटी जाएगी, मैं कह रहा हूं कि आप एक बार रुकिए, 8 हफ्ते के अंदर इसके अंदर एक आपको नया पहलू भी मिल सकता है, जहां पे सारी पार्टियां भी मान सकती हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम डिस्प्यूट ना करके इसको डेवलप किया जाए एज अ रिलीजियस हार्मनी। क्या मंदिर और मस्जिद एक साइड पे नहीं हो सकता? मैं पूछना चाहता हूं। कपिल जी ने एक बात कही कि उसको मंदिर बना दीजिए, मस्जिद के लिए दूसरी जगह दे दीजिए। एक स्वामी विवेकानंद जी गए थे, जब आपको ध्यान हो, इन यूनिवर्सल कांग्रेगेशन ऑफ ऑल रिलीजियस, और सारे धर्मों ने मिलकर एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या उस तरह की कॉन्फ्रेंस करके एक जगह पे एक स्थल नहीं हो सकता जहां पे मंदिर का आदमी भी आके पूजे और मुसलमान भी आए? मैं इसका जवाब लूंगा पीयूष, लेकिन एक पीयूष, एक और चीज जो बात कपिल ने कही बहुत है, जब लिटिगेशन प्रोसेस साथ साथ चल रहा हो, मध्यस्थता दूसरी तरफ, और दोनों पैरेलल चल रहे हों, मध्यस्थता की रिपोर्टिंग नहीं होगी, उसकी खबरें बाहर नहीं आएंगी, लेकिन जो लिटिगेशन का प्रोसेस चालू है वहां पर जो दलीलें होंगी वो जरूर मध्यस्थता और मध्यस्थकारों के जो पक्षों के बीच में वहां तक पहुंचेंगी। वो क्या दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगी? ये पैरेलल चलाना वाकई क्या इस वक्त सही, या कुछ दिन के लिए होल्ड करना था जब तक कि मध्यस्थता का फैसला नहीं आता? देखिए, मैं नहीं मानता जब तक मध्यस्थता चलेगी कोई लिटिगेशन के अंदर कोई भी इंटरिम ऑर्डर या कोई लीगल ऑर्डर आएगा। लिटिगेशन चलने का मतलब यह है कि कार्रवाई चलेगी। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट या ये प्रोसीडिंग्स पिछले 8-9 साल से पेंडिंग है। अगर लिटिगेशन चलेगी, इसके अंदर जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कम से कम 3 साल लगे हैं। ट्रांसलेशन जो थी उर्दू में थी, हिंदी में थी, और ऐसी टेक्निकल ट्रांसलेशन थी, दोनों पार्टियां डिस्प्यूट कर रही हैं जी ये उर्दू का शब्द को गलत ट्रांसलेट किया गया है।
तो लिटिगेशन चलने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को लगता है कि कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर नहीं आने वाला पिछले अगले 2-3 महीने के अंदर। मीडिएशन चलती रहेगी, प्रोसीडिंग्स चलेंगी, मतलब जो बाकी कार्रवाई है मुकदमे को लेके, जो प्लीडिंग्स कंप्लीट होनी है, जो ट्रांसलेशन में डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होने थे पार्टीज के अंदर, एक फुल एंड फाइनल एक्सेप्टेड ट्रांसलेशन मानी जानी थी, मेरे हिसाब से सिर्फ वही होगा। कोई फाइनल या ऑफिशियल ऑर्डर इस दौरान 2-3 महीने के अंदर नहीं आएगा जब तक मीडिएशन से कुछ फैसला नहीं आता। लेकिन कपिल क्या ये भी माना जाए कि जो टाइम लिमिटेशन है वो वहीं तक रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि केसेस में वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और उसके बाद कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लंबा खींचेगा और ठंडे बस्ते में जाने वाला एक रास्ता फिर से लगता है नजर आ रहा है। आशंका इस तरह की है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये मैं भी मानने उन लोगों में से हूँ जो ये मानता है कि अनफॉर्चुनेटली मीडिएशन में ये मैटर ठंडे बस्ते में चले जाएगा। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो मैंने केसेस करे हैं आज तक, जब कोई बहुत बड़ा केस होता है, जैसे कि हम जो केसेस करते हैं, जो डेवलपर्स बिल्डर्स के केसेस करते हैं, जहाँ पे हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे ये देखा गया है कि जहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट्स 4 हफ्ते 2 हफ्ते भी देती है मीडिएशन में, वो खींच खाच के 5 महीने 10 महीने चले जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर मीडिएटर को लगे कि कुछ रेजोल्यूशन होने की आशंका है, उम्मीद है, तो वो ऑफ कोर्स ऑनरेबल कोर्ट को ये बात इन्फॉर्म करेंगे। अब जहाँ तक बात हो गई कि मेरे दोस्त ने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं आएगा, इंटरिम ऑर्डर नहीं होगा, बात सही है, बट क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है तो जो मीडिएशन में हो रहा है, चाहे उसके एक दिन बाद हो एक दिन पहले हो, तो वो बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिस्कशन पे निकलेगी। मैं एक बहुत बड़ी मीडिएशन कर रहा हूं जहां पे ऐसा ही है कि एक डेवलपर है जिसने कोई डेवलपमेंट करी, हजारों लोग इफेक्टेड हैं। इंटरिम बेल में ऑनरेबल कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल में आने दिया है ताकि वो मीडिएशन में आ जाएं और पैसे दे दें विक्टिम्स के। और होता क्या है कि जिस दिन कोर्ट में डेट होती है उससे 2 दिन पहले उनकी तरफ से कोई एक ऑफर आती है, फिर उस ऑफर को पढ़ा जाता है और कोर्ट में जाके यही बोला जाता है कि सर आपने बोला तो था मीडिएशन अभी खत्म हो जाएगी, पर इनसे ऑफर ये आया है कुछ और इस बात पे फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते और लग जाते हैं। तो ये बहुत लाजमी है और ये इसे कोर्ट क्राफ्ट भी नहीं कहेंगे, इसे ह्यूमन टेंडेंसी कहेंगे कि जिस आदमी की फंसी हुई होती है वो कुछ ना कुछ ऑफर लेकर आएगा ऑल्टरनेटिव। तो जो भी आदमी और जो भी पार्टी कोर्ट में जिसको लगती है कि मेरा स्टैंड कुछ वीक हो रहा है, वो कोई ना कोई ऑफर लेकर आएगा मीडिएशन में, और जब मीडिएशन में लेकर आएगा मीडिएशन उसी तरह से प्रोलॉन्ग होगी। तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है। और अगर ये चीज ऐसी है कि कहीं ऑफर आया है और दूसरी पार्टी पढ़ना चाहती है, तो क्या आपको लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं हमने 8 हफ्ते कहा था, अब कुछ भी हो जाए हम तो डिसाइड करेंगे? ये नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ये मैटर खिंचते चले जाएगा और उसके खिंचने में काफी लोगों को एडवर्स इफेक्ट होगा, क्योंकि एक जो प्रिजम्पशन होती है कि हम कोर्ट में आए हैं, हमने दस्तक दी है, जुडिशरी में हमारी कोर्ट हमारी सुनेगी, फैसला देगी, खुश हो ना खुश हो अलग बात है, बट एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में फैसला आ जाएगा। ओके, ठीक है, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो पा रहा। और एक और पॉइंट है, मैं दोनों से एक एक चाहूंगा टिप्पणी इस पर। फैजाबाद में ये पूरी कार्रवाई क्यों, दिल्ली से दूर क्यों, सुप्रीम कोर्ट के अपने चौखट से, और फैजाबाद का रुख क्यों? पीयूष, देखिए, इस चीज़ से पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें मीडिया टेंशन हटानी थी, तो दिल्ली और मुंबई जैसी जगह पर रखते, वैसे फैजाबाद में भी मीडिया टेंशन हटाना उतना ही मुश्किल रहेगा। लेकिन कारण क्या है कि फैजाबाद में करने का सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्लेस ऑफ मीडिएशन डिसाइड किया है, बट मेरे हिसाब से क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई जगह रखना था, एंड इससे फैजाबाद से अच्छी जगह जहाँ पे ये साइट एक्चुअली लोकेटेड है, तो आई थिंक दिस कैन बी द, ये सबसे प्रमुख कारण हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने इस साइट को या इस जगह को मीडिएशन के लिए रखा गया है। क्योंकि ये भी एक आशंका है कि वहां पर रखने का मतलब ये है कि कई नए दावेदार, कई नए पक्षकार वो भी शामिल होना चाहेंगे उसमें। वो तो कहीं भी अगर हम दिल्ली में रखते हो आने में, तो आने जाने में कोई दिक्कत हो नहीं सकती, लेकिन मेरे ख्याल से इसका कुछ एस्थेटिक ब्यूटी कह सकते हैं इस मीडिएशन की, कि जहाँ पे जिस साइट को डिसाइड कर रहे हैं अगर वहीं पे ही उस चीज़ को डिसाइड किया जाएगा तो उसी तरह से उसका रेलेवेंट मीनिंग निकाला जा सकता है। क्योंकि जैसे हम मीडिएटर्स की आज कोई कह रहे थे कि इन तीनों मीडिएटर्स में से कोई भी उत्तर प्रदेश या हिंदी हार्टलैंड का नहीं है, तो ये रखने के लिए कि जो जहाँ की मीडिएशन हो रही है, जिस जगह की हो रही है, उसी जगह पे इस चीज़ को डिसाइड किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट का इशारा हो सकता है। कपिल, एक आखिरी आपसे रिएक्शन चाहूँगा। जो नाम 3 लोग आए हैं जी, इनका बैकग्राउंड और इस केस को देखते हुए जो उनका अनुभव है, कितनी ज़्यादा आप उम्मीद करते हैं? और दूसरा जो मैंने फैजाबाद की बात की कि वहाँ पर इसका फोकस क्यों है? जी, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही जाने, पर जैसे कि कहा कि या तो इसे एस्थेटिक ब्यूटी मान लीजिए, या ये मान लीजिएगा कि और जो दावेदार हैं वो आके अपना क्लेम भी पुट कर सकते हैं रेजोल्यूशन के लिए, और उतनी लंबी फिर मीडिएशन हो जाएगी। जैसे कि मैं कह रहा था, डर ये है कि जितने लोग आएंगे उतनी मीडिएशन खींचती चली जाएगी। ये भी कहा जा सकता है कि ये माना गया होगा कि अगर हार्टलैंड कैपिटल से हटा के
रिलेटिवली छोटी जगह ले जाया जाए तो हो सकता है उतनी मीडिया लाइमलाइट नहीं हो, पर हमारी मीडिया तो हर जगह पहुंच जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका भी कोई फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ तक ये 3 मीडिएटर्स हैं, हाईली रिस्पॉन्सिबल, हाईली रिस्पेक्टेड हैं। हमारे जो जज साहब हैं वो ऑफ कोर्स एज फार एज लॉ इज़ कंसर्न, एज फार एज द प्रोसीडिंग्स इज़ कंसर्न, उनको वो एक गाइडिंग स्पिरिट बन सकते हैं बाकी दोनों के लिए। जो हमारे सीनियर एडवोकेट साहब हैं वो भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड मीडिएटर हैं, और जो हमारे रिलीजियस हेड हैं उन्होंने तो पहले भी कोशिश कर रखी है। अब मैं भी ये देख रहा था कि पहले कह रहे थे कि जो रविशंकर जी हैं उन्होंने एक ट्वीट करी थी कुछ साल पहले कि अगर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करती तो अनफॉर्चुनेटली डर ये है कि ये सिविल वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही से डिसाइड कर दे। ये इन्हीं का ट्वीट था। ऐसे ही जो हमारे शंकराचार्य जी थे उन्होंने भी एक ऐसी चिट्ठी लिखी थी 2003 में। तो इन सब को मद्दे नज़र रखते हुए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कोई सब्सटैंशियल इफेक्ट 4 हफ्तों में आ सकता है जिसकी वजह से इसको 4 हफ्ते और एक्सटेंड करा जाए। ओके, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि असल में ये पूरा मसला क्या है और किस तरीके से मध्यस्थता का रास्ता आगे बढ़ेगा और उसमें आशंकाएं या फिर उसकी उम्मीदें क्या हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।